हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का अनदर वीडियो, जिसके अंदर अपन देखेंगे डिटेल के अंदर कौन कौन सी टर्म्स अपन यूज़ करेंगे और उसके अलावा कैसे कैसे अपन जो ग्राफ अलग अलग तरह के ग्राफ है जो कि कौन कौन से हो सकते हैं, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, वेजेस और ये सारी चीज़ें कैसे अपन डिसाइड करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो सब आज अपन इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने ये देखा था कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बेस क्या है, किन लोगों ने ये बनाया गया है और उसके कौन कौन से अजम्पशंस अपन ने लिए थे। ये सारी चीज़ें अपन ने पहले वाली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले पॉइंट से अगर अपन स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट अपन को देखना होगा डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के मतलब अपन आउटपुट कितना प्रोड्यूस करेंगे और उसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे वर्क करेगा, कैसे कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन जब इसकी बात करते हैं तब अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ते हैं टीपी, जिसको अपन कहते हैं टोटल प्रोडक्शन। तो वो टीपी का कर्व कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये हो गया अपना टीपी टोटल प्रोडक्शन, यानी जिसको अपन आउटपुट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने मान लिया इसको आउट, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, आउटपुट। वाई एक्सेस पे अपन ने क्या ले लिया, आउटपुट। और एक्स एक्सेस पे अपन ने क्या ले लिया, लेबर, लेबर या एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये अपन ने बना लिया है। ये एक ग्राफ को इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे। तो इससे पहले ग्राफ को स्टडी करें, अपन ये देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर, क्या करना है। तो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन अपन किससे करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन से। प्रोडक्शन फंक्शन से डिसाइड होगा। प्रोडक्शन फंक्शन अपन वही देखते थे, टोटल प्रोडक्शन वाला, वही यानी टोटल प्रोडक्शन टीपी वाला, ठीक है। द डिमांड फॉर लेबर एंड द सप्लाई इन द इकोनॉमी, और क्या देखेंगे अपन, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ द लेबर, ये सही चीज़ें अपन देखने वाले हैं इसके अंदर। तो पहले इसने बताया है कि जो आउटपुट होता है वो किसका फंक्शन होता है, वो तीन चार चीज़ों का फंक्शन होता है, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का और नंबर ऑफ लेबर, इन तीनों का फंक्शन होता है। तो इसलिए अपन ने माना कि जो टी है और के है, यानी टेक्नोलॉजी है और जो कैपिटल है, उसको अपन ने कांस्टेंट माना है, फिक्स माना है। ऐसे मान लिया कि हाँ ये गिवन है, अपन को और कभी कुछ नहीं बनाया, जस्ट अभी की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। ये अपन ने माना, इसलिए अपन ने कहा कि जो आउटपुट है वो क्या है, फंक्शन है नंबर ऑफ लेबर का। जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ता जाएगा, ये अपन ने कहा है। तो ठीक है, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स यानी लेबर्स। आउटपुट इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ लेबर, जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर बढ़ाएंगे आउटपुट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। वर्कर आउटपुट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट of the labor rises but after a point when more workers are diminishing marginal return to labor start। तो मतलब वही अपन ने कहा कि जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब अपन ज़्यादा लगाने लग जाएंगे तब अपन को क्या मिलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेंगे। जैसे कि अपन ने देखा था कि जैसे ये एक लैंड है, इस पर अपन को पहले एक लेबर लगाया तो वो इतना प्रोडक्शन कर पा रहा था, फिर दूसरा लेबर लगाया तो उसने भी इतना प्रोडक्शन कर दिया, तीसरा लगाया, तीसरे ने पूरा प्रोडक्शन कर दिया, फोर्थ ने लगाया, फोर्थ ने भी थोड़ा सा बढ़ाया, बाकी बस कम हो गया, फिफ्थ ने किया तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, सिक्स पे जैसे अपन लेके गए, जैसे सिक्स लेबर लगाया तो ये और कम हो गया, मतलब प्रोडक्शन क्या हो गया, कम होने लग गया। तो ये क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो वो अपन ने देखा था किसमें, टीपी वाले में। इसमें भी सेम वर्क करता है कि जैसे जैसे अपन लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी लेबर को एम्प्लॉयड ज़्यादा करते जा रहे हैं, जैसे N1 किया, फिर उसके बाद जैसे N2 किया, इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, यानी आउटपुट पहले यहाँ पे था, अब आउटपुट यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद अपन ने और बढ़ाया N3, तो आउटपुट और बढ़ा। फिर N4 किया यहाँ पे, N4, तो आउटपुट कुछ नहीं बढ़ा, सेम रहा। अब जैसे अगर अपन N5 करते हैं, N5 करते हैं तो क्या हुआ, आउटपुट डिक्रीज हो गया। तो अपन इसको नहीं मान के चलेंगे, अपन क्या मान के चलेंगे कि वहाँ तक ही करना है जहाँ तक अपन को रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन N3 या N4 तक लेके चलेंगे। ये अपन ने इसके अंदर कहा गया है कि मतलब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का कैसे फंक्शन है, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अपन ज़्यादा लेबर को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ता जाएगा, जब तक कि डिमिनिशिंग रिटर्न ना मिलते जाए वहाँ तक अपन बढ़ाते रहते हैं। ओके,
सेकंड पॉइंट पे अपन बात करेंगे तो सेकंड अपन देखेंगे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके अंदर लेबर मार्केट कैसे वर्क करता है। अब अपन को पता है लेबर को अपन को एम्प्लॉय करना है तो अपन को उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, वेजेस भी देने पड़ेंगे। तो ये मेनली वर्क करता है डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर पे, कि मार्केट में डिमांड कितनी है, कितनी जरूरत है लेबर की और कितनी सप्लाई हो पा रही है। इन दोनों चीजों को देख करके ही अपन क्या निकालेंगे, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर। क्या नहीं है, उससे अपन का क्या निकल जाएगा, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। ठीक है, इन लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो डिमांड फॉर लेबर है एंड सप्लाई फॉर लेबर है, उसी के डिटर्मिनेशन से अपन को क्या पता चलेगा, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पता चलेगा। कि मतलब यहाँ पे जैसे डिमांड फॉर लेबर, उसकी वेजेस वगैरह फिक्स होएगी, तभी तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पे इस जगह कि कितनी लेबर अपन को मिल पा रही है, ये होगा। तो ये बात की बात है, जब अपन सब इन सबको एक फ्रेम में लेकर के सारे चीज़ों का स्टडी करेंगे वो बात की बात है। बट अपन पहले ये देख रहे हैं कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट किससे डिसाइड होगा, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर से। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वहाँ पे ही एम्प्लॉयमेंट डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर क्या है, फंक्शन है वेजेस अपॉन प्राइस लेवल का। ठीक है, ये अपन ने फंक्शन लिया। और सप्लाई ऑफ लेबर भी क्या है, फंक्शन है वेजेस अपॉन प्राइस लेवल का। बट ये क्या है, नेगेटिव फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन है। और ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। तो डिमांड फॉर लेबर इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी नेगेटिव फंक्शन है रियल वेज रेट के। और सप्लाई क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है किसका, रियल वेज रेट का। ओके, कि यानी ये डी डब्ल्यू अपन पी अपन करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, रियल वेज रेट मिलता है। ठीक है, कि अगर अपन को रियल वेज रेट निकालना है कि एक पर्सन को कितनी रियल वेज रेट मिल रही है, तो वेजेस अपन प्राइस लेवल कर देते तो अपन को रियल वेज रेट मिल जाती है। ठीक है, तो वो रियल वेज रेट से डिमांड क्या है, जैसे जैसे रियल वेज रेट बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। ये नेगेटिव फंक्शन है। और ऐसा ही सप्लाई से क्या है कि जैसे जैसे रियल वेज रेट बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब ये क्यों हो रहा है, थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि यार डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड मतलब ये डिमांड कौन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स। डिमांड प्रोड्यूसर कर रहे हैं। जैसे अगर किसी भी पर्सन को वेज रेट अगर ज़्यादा देनी पड़ेगी तो वो क्या कर पाएंगे, डिमांड कम करेंगे लेबर्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 जनों को 500 रुपीज़ देने हैं, अब आप 600 रुपीज़ कर दिया तो आप 5 जने थोड़ी लोगे, आप 4 जने ही लोगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे ही रियल वेज रेट बढ़ेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर, अपन बात करेंगे लेबर के हिसाब से। लेबर के हिसाब से कैसे, कि अगर रियल वेज रेट बढ़ेगी, ठीक है, तो बहुत सारे जने जॉब में लगना चाहेंगे, तो इसलिए सप्लाई ऑफ लेबर्स भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। डिमांड फॉर लेबर तो कम हो जाएगी बट सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। ये अपन देखते हैं। तो इसी का ये एक जब अपन ग्राफ बनाते हैं तब कैसे बनाएंगे, ऐसे यहाँ पे लेंगे एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे लेंगे रियल वेज रेट। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये हो गया अपना डिमांड फॉर लेबर और ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ये हो गया रियल वेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है अपना W/P1, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी एम्प्लॉयमेंट आ रही है, मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई आ रही है, बराबर हो रहा है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, वो अपन मान के चलते हैं। डिमांड और सप्लाई जहाँ पे बराबर होगी वो एक फिक्स जगह हो जाएगी, जहाँ पे लोगों को जो रियल वेज रेट मिल रही है वो भी फिक्स है और जो एम्प्लॉयड होना चाहते हैं वो भी जने मान चुके हैं इस जगह पे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ सिनेरियोज आते हैं कि इसको अपन बढ़ाते और कम करते हैं। तो जैसे अगर इस जगह अगर अपन आते हैं, इस जगह, तो यहाँ पे क्या है, WP क्या हो रही है, बढ़ रही है, 2 पे आ रही है। तो यहाँ पे सप्लाई तो ज़्यादा हो रही है। देखो यहाँ पे सप्लाई क्या है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। डिमांड तो यहाँ पे पीछे रह गई बट सप्लाई ज़्यादा है। तो यानी लोग एम्प्लॉयड तो बहुत होना चाह रहे हैं क्योंकि वेज रेट बढ़ गई है, एम्प्लॉयड तो बहुत सारे होना चाह रहे हैं बट डिमांड कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो इस जगह से जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से, यहाँ पे क्या आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। ठीक है, और इसी का ही उल्टा अगर अपन इस जगह देखें, इस जगह जहाँ पे अपन ने वेज रेट को अपन ने कम कर दिया, ठीक है, डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा लेबर को अपॉइंट करना चाह रहे हैं बट लेबर मिल नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस डिमांड है। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, एक्सेस। यहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेस डिमांड है। ओके,
ये सारी चीज़ें अपन को क्लियर हो गई, क्या कहते हैं क्या हुआ है। अब इस चीज़ को क्योर करने के लिए क्या होता है, तो अपन इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। एक्सेस डिमांड हो रही है तो अपन क्या करेंगे, वेजेस को बढ़ा देंगे। वेजेस जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा होने लग जाएगी और अपन इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। और वैसे ही अगर इसका उल्टा देखें कि अगर वेजेस बहुत ज़्यादा हाई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग एम्प्लॉयड नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या कर देंगे, वो जो पीपल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी प्राइजेस को कम कर देंगे, यानी वेजेस देना कम कर देंगे। जैसे जैसे वो वेजेस कम कर देंगे उससे क्या होगा, वो ज़्यादा एम्प्लॉयड कर पाएंगे पीपल्स को, तो वो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तो मेनली बात यहाँ पे है कि इक्विलिब्रियम पे रहना चाहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी मेनली कि जो भी अपने समझा कि वेजेस और प्राइसेस को कैसे फ्लेक्सिबिलिटी करें, यानी कैसे माने कि जिससे क्या हो जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आ जाए। अब द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट देयर वॉज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मान के चलते हैं कि क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है इन द इकोनॉमी ऑफ केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट जनरल कट इन द मनी वुड टेक द इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो मतलब अगर जैसे ही अपन क्या करेंगे, वेजेस को कम कर देंगे, तो जो पीपल उनको वर्क नहीं मिल रहा था वो भी क्या करने लग जाएंगे, वर्क करने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वापस इस जगह देखो, यहाँ पे क्या है, वेजेस हाई है, ठीक है, यहाँ पे लोगों को वर्क नहीं मिल रहा है, यानी सप्लाई तो ज़्यादा आ रही है, लोग वर्क तो करना चाहते हैं बट पीपल हायर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस जगह हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे अपन ने वेजेस को कम किया, वेजेस को कम करने की जगह अपन क्या आ गए, इस जगह आ गए, एम्प्लॉयमेंट 1 पे आ गए, इस साइड। ऐसे यहाँ पे एक बार आपको बता के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये हो गया डिमांड और ये हो गया सप्लाई। ये बात कर रहा है इस जगह की कि अगर इस जगह क्या है, वेज रेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये लोग जैसे ही सप्लाई, यहाँ पे इतने जने क्या हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। अब इसको फुल एम्प्लॉयमेंट पे यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, इस जगह लाना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, वेजेस को कम करना पड़ेगा, यानी रियल वेज रेट को अगर वो कम करेंगे, 0 पे करेंगे, तो ये क्या कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाएंगे, राइट। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि जैसे जैसे अगर किसी भी पर्सन को अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे आना है किसी भी इकोनॉमी को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेज रेट कम करनी पड़ेगी। दिस इज बेस्ड ऑन अ assumption दैट डायरेक्ट एंड proportional रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेजेस एंड रियल वेजेस। तो ये बताता है कि मनी वेजेस और रियल वेजेस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, कि अगर अपन उसको कम करेंगे तो उससे क्या होगा, अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो इसका एक पूरा प्रॉपर सिनेरियो दे रखा है। व्हेन द मनी वेजेस आर रिड्यूस, जैसे मनी वेजेस रिड्यूस होंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, यानी जो अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, सस्ते में माल बनने लग जाएगा। अब प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या होगी, उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी, जैसे माल सस्ते में बना तो उसकी प्राइस भी कम कर देंगे, और उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे डिमांड फॉर प्रोड्यूस यानी डिमांड फॉर गुड क्या होगी, बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, सेल भी बढ़ेगी, ठीक है। अब जैसे सेल बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, अपन मोर लेबर को हायर कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने कही है कि जैसे अगर क्या कह रहे हैं अपन, वेजेस कम हुए, वेजेस कम होने से अपन ने क्या किया, कॉस्ट को डिक्रीज कर दिया, कॉस्ट डिक्रीज हुआ तो अपन ने प्राइस डिक्रीज कर दिया, प्राइस डिक्रीज करने की वजह से जो डिमांड होती है, डिमांड ऑफ गुड बढ़ गई, डिमांड ऑफ गुड बढ़ने की वजह से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे आ जाएंगे। इन्होंने ये कहा, ताकि किस वजह से, वेजेस को डिक्रीज करने की वजह से, क्लियर है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से अपने वेजेस डिक्रीज किए, यानी ऐसे मान लो ये हो गया अपन ने एक वेज MPN, इसको अपन मान के चलते हैं, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पे क्या है, रियल वेजेस है। जब ये यहाँ पे था तब ये यहाँ पे था, इस जगह एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे था, एम्प्लॉयमेंट का ही एक ग्राफ है अपन मान रहे हैं, WP1 इस जगह। जैसे ही अपन ने वेजेस डिक्रीज किए तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है, वेजेस कम हो गए, WP2 हो गया, वेजेस कम हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, राइट। अब अपन को और बढ़ाना है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ाना है, तो अपन क्या करेंगे, और ज़्यादा वेजेस कम कर देंगे तो एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने कहा है, WP3 कर देंगे तो एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सारे सिनेरियो अपन लेके चलते हैं, क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो पेगू ने इसकी इक्वेशन दी है, क्या कहा है कि N जो है यानी QY/W है, तो N क्या है, नंबर ऑफ वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर है, और उसके अलावा ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इनकम एज वेजेस, मतलब जो इनकम हो रही है उसको वेजेस में कितना दिया जा रहा है वो। Y क्या है, नेशनल इनकम है, और W है मनी वेजेस। तो इन्होंने क्या कहा है कि N जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर बढ़ते हैं
डब्ल्यू के डिक्रीज होने की वजह से। जैसे जैसे डब्ल्यू डिक्रीज होगा वैसे ही नेशनल इनकम बढ़ेगी, उससे नंबर ऑफ वर्कर भी एम्प्लॉयड होना बढ़ जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना कि 1/1 होता है, तो उसका क्या निकलता है, कितने लोग एम्प्लॉयड हो सकते हैं, एक एम्प्लॉयड हो सकता है, ये अपन कह रहे हैं। अब अगर मैं बोलूँ 0.5 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने 2 हो जाएंगे, तो ऐसे ही नंबर ऑफ वर्कर बढ़ रहे हैं। ये इसका इन्होंने ये सिचुएशन दी है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही इन्होंने कहा है जैसे जैसे वेजेस अपन कम करते जाएंगे वैसे ही नंबर ऑफ वर्कर अपन बढ़ा देंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है गुड मार्केट इक्विलिब्रियम। गुड मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे वर्क करता है, तो इट अटेनमेंट सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कहा सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे होगी वहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, गुड मार्केट इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ये एक नॉर्मल चीज़ उन्होंने कही है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि सेविंग, जो भी पर्सन सेविंग करता है वो क्या हो जाती है, डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाती है मार्केट में, क्योंकि कोई लोन दे देता है ऐसे वगैरह सारी चीज़ें होती है, वो अपन बात मैटर नहीं करते। ठीक है, बट सेविंग क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, उसका इन्होंने रीजन दिया है कि सेविंग जो होता है वो भी किसका फंक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और इन्वेस्टमेंट भी किसका फंक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो अगर अपन ये मान सकते हैं कि सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, तो क्लासिकल इंटरेस्ट रिवॉर्ड फॉर सेविंग, तो इन्होंने क्या कहा है, रिवॉर्ड फॉर सेविंग क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हायर सेविंग होगी तो उससे क्या होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगी, सेविंग बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और इसी का उल्टा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो सेविंग कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो उनको एक सिनेरियो चाहिए जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसा इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट संभाल के रखना है। एट एनी गिवन पॉइंट इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स द सेविंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी राइज, और वाइस वर्सा। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी सिचुएशन पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, सेविंग बढ़ जाती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा ताकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों वापस बराबर हो जाए। ये चीज इन्होंने कही है। इसका भी ग्राफ ऐसे नॉर्मल बनेगा। सेविंग, सेविंग कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो सेविंग घटेगी। इन्वेस्टमेंट क्या है, उल्टा फंक्शन है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाएगा तो लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। तो ये फंक्शन होता है। तो जहाँ पे ये एस और आई मिलेंगे वो क्या है, एक प्रॉपर जगह है। क्लियर है। अब ये क्या देखते हैं, यहाँ पे नीचे अपन ने ले लिया कैपिटल और इधर अपन क्या लेंगे, इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे हो गया कैपिटल, ये अपन ने बना दिया। ये हो गई वाई एक्सेस, ये हो गई एक्स एक्सेस। क्लियर। इससे अपन को क्या मिल जाएगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन लास्ट बात करेंगे किसकी, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे वर्क करेगा, तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम मेनली अपन बात करते हैं प्राइस लेवल, प्राइस कितना होता है मार्केट में वो चीज़ बेस्ड करती है। तो ये एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे बेस है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसके अंदर अपन ने कहा है एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी है। वो अगर आपको पता नहीं हो तो आप आई कार्ड पे देख लेना, थोड़ा सा रिव्यू में इधर भी दे दूंगा। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ द क्लासिकल थ्योरी बेस्ड है किस पे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द सप्लाई ऑफ मनी, यानी प्राइस लेवल किस पे बेस्ड होगा, मनी सप्लाई पे। ठीक है, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई कम होगा तो प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। ये मेन बात इन्होंने कही है। तो द इक्वेशन एम वी इक्वल्स टू पी टी, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की ये है, जिसके अंदर एम को क्या कहा है, सप्लाई ऑफ मनी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, यानी कितना पैसा आगे बढ़ रहा है, लोगों के पास से कितना जा रहा है। फिर पी क्या है, प्राइस लेवल है, और टी वैल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन और आउटपुट, मतलब ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं वो। ठीक है, जिसके अंदर से अपन ने क्या कहा है, द इक्वेशन टेल्स दैट द टोटल मनी सप्लाई एम वी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ पी टी इन द इकोनॉमी। तो दोनों ये इक्वेशन क्या कहती है कि एम वी क्या है, पी टी के इक्वल होता है। इन्होंने क्या अज्यूम किया है, वी एंड टी को कांस्टेंट माना क्या है कि वेलोसिटी है, और अपन ट्रांजैक्शन को अपन कांस्टेंट मान के चलते हैं कि जितना होता है वो उतना ही होता है, अपन उसको नहीं मानेंगे। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप किस में आया, इन्होंने क्या, सप्लाई कॉस्ट प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल इज अ फंक्शन ऑफ द मनी सप्लाई, पी इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एम। तो यानी जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी उसकी वजह से क्या होगी कि प्राइसेस ऑफ द गुड्स भी बढ़ जाएगी। ये इन्होंने बात कही है। इसका कैसे बनता है, तो देखो ये अपन ने बनाया, इसके अंदर एक जगह ले लिया यहाँ पे प्राइस लेवल, और यहाँ पे अपन ने ले लिया आउटपुट, ये क्यू ओ। अब इन्होंने कहा है कि ये एम वी का कर्व बनाते हैं अपन ऐसे, एम वी, ठीक है, मनी सप्लाई मान लो,
पहले मनी सप्लाई ये थी, यहाँ पे अपना क्या हो रहा था, प्राइस लेवल था। ओके, अब क्या हुआ, अपन ने मनी सप्लाई बढ़ाई, यानी मार्केट में और भी पैसा अपन कैश के फॉर्म में लेके आ गए MV2, तो इससे क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आउटपुट तो अभी भी सेम है। ओके, आउटपुट अपन ने कांस्टेंट मान रखा है, बट अपन ने क्या किया, मनी सप्लाई बढ़ा दी, आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया, ओनली मनी सप्लाई बढ़ी। तो अब मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या हुआ, ये देखो प्राइस लेवल भी बढ़ गया। ये अपन ने मान के चला कि पहले M था तो यहाँ पे आ गए M1 पे, यानी जैसे ही मनी सप्लाई अपन ने इंक्रीज करी उसकी वजह से क्या हो गया, प्राइस लेवल बढ़ गया। ये अपन ने देख लिया, ये सारे हो गए ग्राफ। इन चीज़ों को आप एक बार समझ लेना, वो आपको समझ में आ गया हो, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अगर आपको ये समझ में आ गई हो और अगर नहीं आई हो तो एक बार वापस देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन इन सब का कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके अलावा इसकी क्रिटिसिज्म देख लेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।